आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम एक सोल्जर अपने कंधे के ऊपर से चला सकता है और बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को बड़ी ही आसानी से मार के गिरा सकता है। जब से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बने हैं तब से बड़ी ही कम लागत पर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं और ये सिस्टम आतंकवादियों तक के हाथ में लग चुके हैं। हाल ही में एक न्यूज आई थी कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है और उनको कहा है कि देश की प्राइवेट कंपनीज देश में ही एक इंडिजिनस सिस्टम बनाने की क्षमता रखती है और इसीलिए इन कंपनीज को यह मौका देना चाहिए और जिसके लिए इनिशियल फंडिंग भारत सरकार से मांगी गई है। अगर भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को देखा जाए तो भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास में इस तरीके के सिस्टम को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले से हैं। भारतीय प्राइवेट सेक्टर के पास में सीकर टेक्नोलॉजी है। कई कंपनी अपने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स पे काम कर रही हैं और कई कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स किए हैं जिसके तहत उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी आई है। इन सभी टेक्नोलॉजीज की मदद से भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बड़ी ही आसानी से कम समय में एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में सक्षम है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत उनको ये मौका मिलना चाहिए। भारत के ज़्यादातर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान करगिल युद्ध के बाद शुरू हुए। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हीं प्रोग्राम में से एक है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और साल 2005 आते आते इस टेंडर को बंद कर दिया गया था। इस टेंडर के कैंसिल होने का कोई कारण नहीं बताया गया था और साल 2010 में इस टेंडर को वापस से रिलीज किया गया था। साल 2010 में जब ये टेंडर रिलीज किया गया था तो इसके कॉम्पिटिटर्स थे स्वीडन की कंपनी साब, इजराइल की कंपनी राफेल, फ्रांस की तरफ से 2 कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, थैलेस और एमबीडीए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रेथियन, रशिया की तरफ से रोजोबोरॉन और साउथ कोरिया की कंपनी लिगलेक्स। साउथ कोरिया की कंपनी लिगलेक्स, फ्रांस की कंपनी थैलेस और इजराइल की कंपनी राफेल इस टेंडर की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर पाई, जिसके बाद ये टेंडर से बाहर हो गई थी। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी रेथियन अपने आप ही इस टेंडर से बाहर हो गई थी और उन्होंने फील्ड ट्रायल्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा जेनरिक थी। इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो 25 किलो से कम हो, जिसकी इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो और रेंज 6 किलोमीटर से ज़्यादा, ऐसा कोई भी सिस्टम जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर सकता है वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता था। साल 2012 में इन तीनों सिस्टम्स के ट्रायल शुरू हुए राजस्थान की पोखरन रेंज में और उसके बाद कोल्ड वेदर टेस्ट के लिए इनको लद्दाख ले जाया गया। हॉट वेदर ट्रायल में रशियन सिस्टम इग्ला एस की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी और यह सिस्टम 2 बार फेल हो गया था, लेकिन बाद में इग्ला एस को एक और चांस दिया गया और इस ट्रायल को इग्ला एस ने पास कर लिया। इस चीज़ को लेकर फ्रांस और स्वीडन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रोटेस्ट दर्ज कराए थे, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर किया कि इग्ला एस इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट में पूरी तरीके से फिट बैठती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इग्ला एस सिस्टम फ्रांस के और स्वीडन के सिस्टम से पुराना सिस्टम है और फ्रांस और स्वीडन के सिस्टम इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट साल 2010 की रिक्वायरमेंट थी और इसीलिए एक आउटडेटेड सिस्टम भी इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही था। वैसे इग्ला एस भी बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम नहीं है, लेकिन रशिया के पास इस सिस्टम का नेक्स्ट वर्जन आ चुका है जिसका नाम है 9K333 वेरबा। वेरबा में मल्टी मोड सीकर्स हैं, यानी कि कई मोड में इंफ्रारेड सीकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर इग्ला में केवल एक बैंड में इंफ्रारेड सीकर काम करता है। इस तरीके के सिस्टम को काउंटर मेजर की मदद से जैम करना आसान होता है, वहीं मल्टी बैंड सीकर वाले सिस्टम्स को जैम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर बात की जाए भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तो टॉनबो इमेजिंग अभी सीकर बना रही है और उनके जो सीकर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। आमतौर पर जो सीकर्स बनाए जाते हैं इन सीकर्स में एक अल्ट्रावायलेट सेंसर होता है और साथ ही एक इंफ्रारेड सेंसर। ये सेंसर टारगेट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट आती है उसको सेंस करते हैं और उसकी मदद से इस मिसाइल सिस्टम में लगे हुए एक्चुएटर इस मिसाइल को टारगेट की ओर मोड़ देते हैं। हालांकि आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट
मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से लैस होते हैं। ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जैसे ही ये मिसाइल एयरक्राफ्ट के पास आती है वैसे ही फ्लेयर्स छोड़ते हैं। ये फ्लेयर्स सीकर को कंफ्यूज कर देती है कि टारगेट क्या है, जिससे एयरक्राफ्ट को बचने का मौका मिल जाता है। हालांकि यूवी सेंसर शाफ्ट्स को आसानी से पकड़ सकते हैं और मिसाइल सिस्टम को ये पता चल जाता है कि टारगेट कहाँ है और काउंटर मेजर कहाँ है। और ये मिसाइल सिस्टम्स और भी ज़्यादा घातक हो जाते हैं जब इन मिसाइल सिस्टम में डुअल बैंड सीकर हो, यानी कि 2 बैंड के अलग अलग इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को ये मिसाइल सिस्टम जांच सकती है, जिससे इनकी जैमिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर या यूवी सेंसर रेंज में काफ़ी कम होते हैं, जिसके कारण आईआर और यूवी सेंसर वाली मिसाइल्स इफेक्टिव तो होती हैं, लेकिन डुअल बैंड आईआर सेंसर वाली मिसाइल से कम। और इसीलिए जब इन मिसाइल सिस्टम में डुअल बैंड सीकर लग जाता है तो ये काफ़ी हद तक जैम प्रूफ हो जाते हैं। इग्ला एस को सिलेक्ट करने का मेन कारण इसकी कॉस्ट है। तीनों सिस्टम के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट सबसे कम थी और कॉम्पिटिटिव ट्रायल में इसने सारे रिक्वायरमेंट पास की थी। और अगर लास्ट मोमेंट पर वर्बा सिस्टम को इस कंपटीशन में आने दिया जाता तो कंपटीशन कैंसिल करना पड़ता। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है और इंडियन आर्मी नहीं चाहती कि ये टेंडर वापस से बंद हो। अभी इंडियन आर्मी के पास इग्ला एम सिस्टम है जो काफ़ी पुराना सिस्टम है और इसी वजह से इंडियन आर्मी चाहती है कि तकरीबन 5000 मिसाइल्स जल्द से जल्द भारतीय सेना को मिले, जिसमें से 2500 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंपनी इस सिस्टम को बनाती है उससे डायरेक्टली खरीदे जाएंगे और बाकी सिस्टम देश में बनाए जाएंगे। वैसे इस डील को कंप्लीट करने में थोड़ा समय और लगेगा। उस हिसाब से इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ये मौका मिलना चाहिए कि इस समय के बीच में अगर वो एक अच्छा सिस्टम बना के भारतीय सेना को दे सकती हैं तो ऐसा मौका भारत सरकार को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वैसे ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जिस तरीके की कशीदगी भारतीय बॉर्डर्स पर चल रही है, ऐसे में इस तरीके के सिस्टम जल्द से जल्द भारतीय सेना के पास हो तो ही अच्छा है।